गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन आप सभी के यूट्यूब चैनल GR स्टडी हब में। दोस्तों, रिट का सिलेबस जारी हो चुका है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम जो रिट लेवल्स 2 जिसमें सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन या SST के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको मैं पूरा सिलेबस मैं आज वीडियो की इस क्लास के माध्यम से पूरा बता दूंगा और कैसे तैयारी करनी है ये भी मैं आपको कंप्लीटली मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अभी इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और जल्दी से जल्दी शेयर कर दो ताकि आप जितने भी जो सोशल स्टडी SST के अभ्यर्थी है रिट लेवल 2 में उन सबको ये बेनिफिट मिल सके और वो अपनी तैयारी उसको शानदार पेश कर सके। तो दोस्तों, कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें सिलेबस में काफी कुछ बदलाव आया है, ठीक है ना, लेकिन आपको इतना बदलाव मतलब डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप अपनी तैयारी को आराम से कर सकते हो, सिलेबस को कवर कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं बात करूंगा जो सामाजिक अध्ययन रिट लेवल 2, सामाजिक अध्ययन रिट लेवल 2 की बात करें हम, उसमें हम जो सामाजिक अध्ययन जिसमें हमारा जो पोर्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ना, क्या रहेगा, ये है सामाजिक अध्ययन, ठीक है ना, और ये है रिट लेवल 2। लेवल 2 की बात कर रहा हूं दोस्तों, लेवल फर्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लेवल 2 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो लेवल 2 वाले अभ्यर्थी विशेष रूप जो सामाजिक यानी जो SST से एग्जाम देंगे वो अभ्यर्थी विशेष रूप से ध्यान दें, ठीक है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन बनेंगे, आपके प्रश्न आएंगे कुल 60 और अंक 60 यानी एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपके सामने, ठीक है दोस्तों। तो 60 क्वेश्चन होंगे आपके और 60 ही नंबर के होंगे, ठीक है ना। बाकी ऐसे रिट 150 नंबर की होगी जिसमें साइकोलॉजी के 30 नंबर अलग देंगे, लैंग्वेज फर्स्ट के अलग दे रहे हैं, लैंग्वेज सेकंड के अलग दे रहे हैं। अब जो सामाजिक अध्ययन में जो हमारा सिलेबस है वो क्या क्या सिलेबस है वो आपको मैं एक एक चीज बताता हूँ, आपको क्या पढ़ना है, उस सिलेबस में कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के इतिहास में, भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक ऐड किए गए हैं, कौन कौन से नहीं किए गए हैं, वो सारी बात आप देखो। इस वीडियो को अभी तक आपने शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो, इसको देखो जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थान प्राप्त हुए, जहां पर खोज हुई थी, उत्खनन हुआ था, कौन किस जगह से क्या वस्तुएं मिली थी, उनका व्यापार, उनका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन, पशुपालन, समाज, ठीक है ना, सारी बातें आपको सिंधु घाटी सभ्यता पर पढ़नी ही है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन श्योर है, 101% इस सिंधु घाटी में से क्वेश्चन आपके बनेंगे। फिर हम बात करेंगे सिंधु घाटी के बाद जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो रहेगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यताओं के अंतर्गत ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक दोनों में से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। इन दोनों का जो समूह है वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में आर्यों का आगमन भारत में कहां पर हुआ था, ठीक है ना, आगमन से पहले उनको किस समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है ना, और आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था, धीरे धीरे समाज में क्या बदलाव आए थे, वो सारी बातें इस वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर आता है जो इस बार ये जो जैन धर्म व बौद्ध धर्म नया ऐड किया गया है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है ना। तो जैन धर्म महावीर जैन और बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध,
उनके जीवन की घटनाएं, उनका जो निर्वाण प्राप्त हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके शिष्य, ठीक है ना, उन्होंने कौन सी भाषा में उपदेश दिए थे, कहां पर उपदेश दिए, ठीक है ना, जो उन्होंने गृह त्याग के समय जो घटनाएं थी, वो उन सारी बातों पर आपको वर्णन अच्छे से आपको तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, ये हो गया आपका प्राचीन भारतीय इतिहास में। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास में एक इसका चैप्टर और आ जाता है महाजनपद काल। महाजनपद काल यानी जनपदों का उदय कैसे हुआ था, कितने जनपद थे, उसमें से प्रमुख कौन से थे, छोटा कौन था, बड़ा कौन था, ठीक है ना, उस जनपदों की राजनीतिक भौगोलिक स्थिति, उन सारी बातों पर महाजनपद पर हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हमारा मौर्य और गुप्त साम्राज्य। जनपदों के बाद साम्राज्य आ गया, कौन सा, मौर्य और गुप्त साम्राज्य। तो यहां लिख देता हूं मौर्य व गुप्त साम्राज्य। मौर्य व गुप्त साम्राज्य, इसमें एवं गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्त साम्राज्य और इसका उत्तरोत्तर काल आता ना, वो भी साथ में एवं गुप्तोत्तर काल, यानी इस साम्राज्य का अंत वो भी इसी में आएगा। इसमें आपको प्रशासन, यानी इनका प्रशासन कैसा था, राजनीतिक संबंध, ठीक है ना, प्रशासन, राजनीतिक संबंध और भारतीय संस्कृति में इसका योगदान दिया था। भारतीय संस्कृति में योगदान, यानी वो चाहे स्थापत्य कला से हो, ठीक है ना, वो चाहे आर्थिक क्षेत्र से हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, ठीक है ना। मौर्य गुप्त साम्राज्य, दो साम्राज्य बड़े हुए थे, एक मौर्य काल और एक गुप्त काल, ठीक है ना, जो अधिकांश एग्जाम में पूछे गए हैं। उसमें हमें क्या पढ़ना है इन दोनों साम्राज्य में, एक तो इनका प्रशासन, इनका जो प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, राजा था, राजा मतलब मंत्रियों में जो विभाजन था, उन मंत्रियों को क्या कहते थे, जो कोषाध्यक्ष होता था, यानी जो आय व्यय का विवरण रखता था, जो सेना का ध्यान रखता था, जो अनाज यानी खाने पीने के साधनों को मतलब अपने अलग अलग विभाग जैसे होते हैं ना, आज वर्तमान मुख्यमंत्री होता है, तो एक प्रधानमंत्री पूरे देश को नहीं चला सकता और एक मुख्यमंत्री पूरे राज्य का शासन नहीं चला सकता। इसलिए अपने कार्यभार का बंटवारा करते ना, जैसे जल संसाधन अलग बना दिया, खनिज संसाधन अलग बना दिया, कृषि अलग बना दिया, उद्योग अलग बना दिए, शिक्षा को अलग बना दिया, ठीक है ना, और गृह मंत्रालय अलग बना देते हैं, विदेश मंत्रालय, वैसे के वैसे इनमें इन गुप्त साम्राज्य में हमें प्रशासन को पूरा खोलना है, ठीक है, प्रशासन को पूरा अच्छे से तैयार करना है, जिसमें सैनिकों को वेतन देते थे या जागीर देते थे, इनमें कौन कौन से कर लगते थे, ठीक है, सैनिकों की भर्ती कैसे होती थी, वो है प्रशासन। और इनका जो राजनीतिक संबंध है, यानी मौर्य और गुप्त साम्राज्य के संबंध में जो बाहरी जो देश थे ना, उनके साथ उनका क्या संबंध था, उनके साथ व्यापार वाणिज्य के क्या संबंध थे, वो सारी बातें, और भारतीय संस्कृति, इन दोनों साम्राज्यों ने भारतीय संस्कृति पर क्या योगदान दिया, वो भी बात करेंगे, चाहे वो स्थापत्य कला से हो, चाहे वो किसी और क्षेत्र से हो। फिर भारत 600 से 1000 ईस्वी तक, फिर आता है भारत 600 से 1000 ईस्वी तक, जो भारत में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। गुप्तोत्तर काल 600 तक आते समाप्त हो जाता है, उसके बाद 600 से 1000 ईस्वी का जो काल होता है, उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती, जैसे विजयनगर साम्राज्य का उत्थान हुआ था, ठीक है ना, उस समय ये सारी बातें, इन सारी बातों पर हमने चर्चा करनी है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा प्राचीन भारत में, ठीक है ना। इस भारत जो 600 से 1000 है, इसमें भक्ति काल भी आ जाता, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। इस समय पूरी रीतियां ज्यादा पढ़ने से जो समाज में नए मतलब बदलाव हुए थे, कुछ संत आए थे, कुछ भक्ति काल के जो लोग, उन्होंने समाज में इस कुरीतियों को निपटाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया था, लोगों को समझाया था कि ये चीजें गलत हैं, ये सही है, ठीक है दोस्तों। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो हमें
इन बातों पर, इन टॉपिक्स पर हमें आराम से अपनी तैयारी करनी है। और ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत से 101% सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई फैक्ट वगैरह और आराम से आसानी से आप याद कर सकते हो। एक कहानी है, हिस्टोरी की तरह से आप याद कर सकते हो। जैसे मौर्य काल है, गुप्त काल है, उनको एक हिस्टोरी के माध्यम से याद करो, ठीक है ना। ज्यादा लंबा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल शॉर्ट चीजें हैं। और जो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिया हुआ है, जो ये उनमें से क्वेश्चन पुट अप होंगे, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि क्वेश्चन का लेवल 10 तक, लेकिन जो बुकें होते हैं ना 12 तक की, उनमें से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे हमारा मध्यकालीन भारत। ये बेटा तो सिलेबस आप सभी के पास है, नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने सुबह मॉर्निंग में डाल दिए, ठीक है। तो किसी प्रकार की चिंता है नहीं। अब बात करें हम मध्यकाल की, ठीक है। मध्यकालीन में हमें कहां से पढ़ना है, ठीक है ना, कहां से नहीं पढ़ना, वो सारी बातें आपको बताओ। ऐसे तो मध्यकाल शुरू हो जाता है भारत पर विदेशी आक्रमण से ही, ठीक है ना, लेकिन हमें कहां से पढ़ना है वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। हमें पढ़ना है मुगल राजपूत संबंध, मुगल राजपूत संबंध। दोस्तों मुगल राजपूत संबंध ये हम राजस्थान हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के साथ और बाबर के साथ, उसके बाद जो दिल्ली में मुगल सेना, मुगल साम्राज्य की स्थापना स्थायी रूप से हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो राजस्थान का पार्ट है वो भी इस मुगल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। तो ये राजस्थान में भी हमें पढ़ना है और इंडिया हिस्ट्री में पढ़ना है। तो इस पार्ट को हम राजस्थान की हिस्ट्री में भी तैयार कर सकते हैं और इंडिया हिस्ट्री में तैयार करो, राजस्थान पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मुगल साम्राज्य संबंध, इस संबंध में क्या गया है, मुगल प्रशासन यानी मुगल राजपूतों के संबंध है और मुगल प्रशासन के बारे में पढ़ना है। मुगल प्रशासन यानी उन्होंने अपना जो शासन की व्यवस्था है वो किस रूप से रखी थी। जैसे मौर्य साम्राज्य में अलग थी, गुप्त साम्राज्य में अलग थी, और यहाँ आते मुगल साम्राज्य, इनकी अलग अलग व्यवस्था थी। इनमें देखो मुगल साम्राज्य मनसबदारी प्रथा भी थी, इनके बारे में पूछ ले जाए। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी, सबसे ज्यादा मनसब किसका था, सबसे कम मनसब कितना था, और इस मनसबदारी की क्या विशेषता थी। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकते हैं। सेनापति को क्या कहते थे, ठीक है ना। जो दूतावास यानी एक दूसरे की जो समाचार इधर से उधर प्रेषित करते थे उनको क्या कहते थे। इस प्रकार से हमें मुगल साम्राज्य को पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आगे, फिर आ जाते हम ये जो मध्यकालीन के दो ही टॉपिक है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये मुगल राजपूत संबंध हम राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं आराम से, नो डाउट है, ठीक है ना। अब ये मुगल प्रशासन आपको सिर्फ मध्यकालीन में एक पढ़ना है। अब आ जाते हैं आधुनिक भारत में। क्या आ जाते हैं आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में बहुत सारे चैप्टर है, जैसे पुर्तगाल आए थे, डच आए थे, ठीक है ना, फ्रांसीसी आए थे। लेकिन हमें कहां से पढ़ना है वो चीजें हैं। हमें कहां से पढ़ना है, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति क्या थी। भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति क्या थी। जब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, मतलब व्यापार करने के लिए, उनकी क्या नीति थी भारत के प्रति। फिर उन्होंने अपना धीरे धीरे अपना रूप क्या मतलब दिखाया था, वो सारी बातें इसमें करनी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति या विद्रोह, ठीक है दोस्तों। 1857 की क्रांति, ये कौन सा चैप्टर में पढ़ना है, हमें आधुनिक भारत में पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। पहला भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति क्या थी, और दूसरा है 1857 की क्रांति या विद्रोह। अब जो नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा था। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नीति से क्या प्रभाव पड़ा। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद 1857 की क्रांति हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर सीधा ब्रिटिश का मतलब अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था,
ठीक है ना, व्यापार हुए थे, इससे हमें भारतीयों को बेनिफिट मिला या नुकसान हुआ था, वो सारी बातें हम इस टॉपिक में हम करेंगे, ठीक है ना। अब फिर आता है पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार। पुनर्जागरण व सामाजिक सुधार। देखो पुनर्जागरण यानी वापस अपनी वापस जागृत करना, किसी चीज को पुनः शुरू करना, क्या होता है पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार, इस समय बहुत सारे अंधविश्वास ऐसी कुप्रथाएं चल रही थी, जैसे बाल विवाह है, ठीक है, कन्या वध है, सती प्रथा है, ये सारी प्रथाएं इस समय चली आ रही थी। उनको रोकने के लिए जो समाज में सुधारक आए थे, उन्होंने क्या क्या अपना योगदान दिया, कौन सा सुधारक कब आया था, उसने कौन से धर्म, कौन से समाज की स्थापना की थी, ठीक, कौन से संस्थान की स्थापना की, ये सारी बात हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर आता हमारा जो लास्ट बचता है भारतीय इतिहास में, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है ना। राष्ट्रीय आंदोलन कब से, 1885 से लेकर 1947 तक। 1885 लेकर 1947, यानी 1885 में क्या होती है, कांग्रेस की स्थापना होती है, उससे लेकर 1947 भारत आजाद तक का जो टाइम पीरियड, उसमें जो जो सारी घटनाएं हुई थी, जैसे महात्मा गांधी ने जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाए थे, कौन कौन से, नमक तोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह, चोरा चोरी कांड हुआ था उसके बाद, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, वो सारी घटनाएं हमें पढ़नी है। तो ये था हमारा क्या भारत के इतिहास में। भारतीय इतिहास में हमें क्या पढ़ा, प्राचीन भारत में हमें क्या क्या पढ़ना है, वापस आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन और बौद्ध धर्म, ठीक है, फिर भक्ति काल, स्वगमान जनपद काल, उसके बाद मौर्योत्तर, मौर्य और गुप्त काल, उसकी प्रशासन, उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं, ठीक है ना, फिर भक्ति और सूफी काल, सूफी आंदोलन आ जाते हैं, ठीक है, फिर मुगल राजपूत संबंध आ जाते हैं, मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है वो सारी आ जाती है, ठीक है। और फिर जो आधुनिक में मतलब मध्यकालीन, उसके दो ही पार्ट है, एक तो मुगल राजपूत संबंध और दूसरा क्या है, दूसरा है जो मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था। सिर्फ आपको यही पढ़ना है, मुगलों के कौन कौन शासक हुआ इनमें आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम आधुनिक भारत में, ब्रिटिश नीति से भारतीय राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा था, 1857 की क्रांति या विद्रोह, ठीक है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नीति का क्या प्रभाव पड़ा था। फिर आ जाता है हमारा पुनर्जागरण और सामाजिक मतलब समाज सुधारक आ जाते हैं हमारे, ठीक है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन आ जाता है, कब से, 1885 से लेकर कब आता है, 1947 तक। यहाँ तक बात कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आपको समझ में आ गया है, जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दो दोस्तों। आज शेयर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना, आज शेयर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे राजस्थान इतिहास में, ठीक है। ये बात हो गई हमारे कहां पर, भारतीय इतिहास में। यहाँ इतने क्यों सुनाएंगे, इन्हीं टॉपिकों में से क्यों सुनाएंगे, ज्यादा जंजाल नहीं पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है वो सारी बातें मैं वीडियो के अंत तक आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। ओके, आपको सिलेबस आपने प्रिंट नहीं निकलवाया है तो आप अपने कहीं पर भी लिख लें, और हमेशा आप अपना सिलेबस हमेशा अपने पास रखें। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप तैयारी करोगे, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये आज मैं आपको गारंटी के साथ कह देता हूँ, ठीक है ना। अब बात करें हम किस पर, राजस्थान इतिहास में। राजस्थान इतिहास में प्राचीन सभ्यता और जनपद। राजस्थान इतिहास का क्या है, ठीक है ना, राजस्थान इतिहास में कौन कौन से क्या क्या पढ़ना है वो सारी बातें बता देता हूं। प्राचीन सभ्यताएं एवं जनपद। दोस्तों हमने बात की थी भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में हम जो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में सभ्यता पढ़ेंगे, उनमें से बहुत सारी सभ्यताएं जो राजस्थान की कवर हो जाएगी, जैसे कालीबंगा सभ्यता है, हनुमान, ठीक है ना, कालीबंगा है, और भी बहुत सारी राजस्थान की जो 5 7 8 सभ्यता है, 5 7 जो भी सभ्यता है उसको हम कवर करते हुए पढ़ेंगे। तो प्राचीन सभ्यता और जनपद, उसमें जनपद देखो, उसमें राजस्थान में कौन कौन से जनपद है उन पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट है फिर राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास, वेरी इंपोर्टेंट। राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास, ठीक है ना। इसमें आपको पूछ लिया जाएगा राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई थी, किस इतिहासकार ने क्या कहा था, ठीक है ना, कौन कौन सी जातियां थी, जैसे प्रत्यार, परमार, चालुक्य, चौन,
ठीक है ना, गोयल वंश पूछ सकते हैं, आमेर के मतलब कछावर वंश पूछते हैं, जोधपुर के जो राव उनके बारे में पूछ सकते हैं, बीकानेर जैसलमेर का भाटी राजवंश, जैसलमेर के चौहान वंश, अजमेर के चौहान वंश, रणथंभौर के चौहान वंश, इन सारे राजवंशों के बारे में हमने पूरा एक एक करके पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें आगे। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। यहाँ हो गया हमारा प्रमुख राजवंशों के बारे में हमने पढ़ना है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। ठीक है, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, यानी 1857 की क्रांति शुरू हुई थी मेरठ से। ठीक है ना, राजस्थान में कब शुरू हुई थी, किस छावनी से शुरू हुई थी, उसमें किसने सर्वप्रथम विद्रोह किया था, ठीक है ना, कहां कहां पर विद्रोह हुआ था, कहां कहां पर नहीं विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह का राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ा, वो सारी बातें हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब आते हैं राजस्थान के प्रजामंडल एवं जनजाति आंदोलन। राजस्थान के प्रजामंडल एवं जनजातीय आंदोलन, यानी प्रजामंडल बनाए गए थे। कौन कौन से प्रजामंडल, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, धौलपुर, बीकानेर, इन सारे प्रजामंडलों की स्थापना किसने की थी, कहां पर इनकी स्थापना हुई थी, प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था, उस समय उनके जो संबंधित शासक वो कौन थे, ये सारी बातें हमें पढ़नी है। ठीक है, जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन में कौन कौन से आते हैं, जो जनजाति थी उनका आंदोलन था, वो सारे आंदोलन हमें पढ़ने। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसान आंदोलन, जनजाति व किसान आंदोलन। प्रजामंडल हो गया आपका, एक मिनट है, प्रजामंडल आपको पढ़ना है, फिर आता है जनजातीय और किसान आंदोलन। जनजातीय व किसान आंदोलन, ठीक है ना, कहां कहां पर किसान आंदोलन हुए थे, किस वजह से हुए थे, क्या उनकी शर्तें थी, वो सारी बातें हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, यानी राजस्थान का एकीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। राजस्थान का एकीकरण एक छोटा सा चैप्टर है, 1 घंटे की क्लास में सारा एकीकरण कंप्लीट हो जाएगा और बहुत जल्द राजस्थान के एकीकरण में आपको बिल्कुल अच्छे और सबसे शानदार तरीके से आपको एकीकरण का अध्ययन करवा दूंगा। एकीकरण और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में जिन्होंने मतलब स्वतंत्रता या क्रांति या जो भी आंदोलन उन्होंने भाग लिए थे, अपने मतलब लोगों में नई जागृति पैदा की थी, कुशासन के प्रति उन्होंने आवाज उठाई थी, उन सारे व्यक्तियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम आगे। ठीक है ना, अब राजस्थान की कला, ये तो था इतिहास में। ठीक है ना, अब कला और संस्कृति में क्या पढ़ना है वो सारी बातें आपको बताता हूँ। ठीक है, आपके पास पीडीएफ है, आप उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति। यह राजस्थान की कला एवं संस्कृति, कुछ अध्याय इसमें नए ऐड किए गए हैं, लेकिन आपको हिस्ट्री चार्ट नहीं रखनी है, और जो भी नए ऐड किए उसमें से क्वेश्चन 100% पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि उन्होंने ऐड इसलिए किया है ताकि उसमें से क्वेश्चन बन सके। ठीक है ना, अब राजस्थान की विरासत, पहला चैप्टर हमारा राजस्थान की विरासत। विरासत में क्या आ जाता है दोस्तों, विरासत में आ जाता है दुर्ग, महल, किले। ठीक है ना, दुर्ग, महल और किले, ये आ जाता है हमारे विरासत में। ठीक है, फिर राजस्थान के मेले, राजस्थान के मेले आएंगे तो मेले के साथ त्योहार भी आएंगे। ठीक है ना, त्योहार आएंगे तो लोक कलाएं होगी, मतलब मेलों में लोग आते हैं, त्योहार मनाते हैं, उनमें कलाएं होगी, तो लोक नृत्य और लोक नाट्य, लोक नृत्य नाट्य। ठीक है ना, नृत्य और नाट्य हो गए। ठीक है, और लोक देवता, लोक देवता है, सिर्फ दोस्तों लोक देवियों के बारे में नहीं पूछा गया है। ठीक है ना, लोक देवता आया है। फिर आता है लोक संत, लोक संत आ गए हैं। ठीक है ना, फिर आता है
लोक संगीत एवं संगीत वाद्य यंत्र, लोक संगीत। अब संगीत आए तो संगीत को किसके साथ बजाएंगे, तो वाद्य यंत्र। यानी कड़ी से कड़ी आपको याद रखनी है, आपको कड़ी से कड़ी पढ़ना है, कड़ी से कड़ी याद करना है, तब जाके आप रिट में सफल हो पाओगे। ठीक है, फिर आ जाए राजस्थान की हस्तकलाएं और स्थापत्य कला, हस्तकलाएं एवं स्थापत्य कला। कौन कौन सी कलाएं स्थापत्य कला में आती है, कौन कौन सी हस्तकला में आती है, ठीक है ना। फिर आ जाती है राजस्थान के जो वेशभूषा, हमारा जो पहनावा है, वेशभूषा, वेशभूषा के साथ हम क्या पहनते हैं, आभूषण। क्या पहनते हैं दोस्तों, वेशभूषा के साथ क्या पहनते हैं हम, आभूषण। ठीक है ना। फिर आ जाता है हमारी भाषा, हमारी बोलचाली, हमारा राजस्थान का भाषा और साहित्य, राजस्थान का भाषा व साहित्य। यानी इतना बड़ा क्षेत्र है हमारा जो राजस्थान का है, ठीक है ना। उसमें अलग अलग स्थान पर अलग अलग बोलियां बोली जाती है, अलग अलग भाषा बोली जाती है। किस किस स्थान पर वो भाषा बोली जाती है, ठीक है ना, उस भाषा के संबंधित कौन कौन से साहित्य है, ये सारी बातें हमें पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, तो एसएसटी इतिहास के अंतर्गत आपको ये सारे क्वेश्चन, मतलब ये सारे टॉपिक दिए गए। और अब इसमें यदि मान ले राजस्थान के जो राजस्थान भूगोल में बात कर लें तो भौतिक प्रदेश, जलवायु, ठीक है ना, भौतिक प्रदेश, जलवायु और अफवाह तंत्र। मतलब आपको जो आप पटवारी के अंतर्गत तैयारी कर रहे हो वही का वही आपको इस रिट में करना है। ठीक है ना, एक दो टॉपिक है जो छोड़े गए हैं, बाकी सेम एज इट है। ठीक है ना, आप सभी को पता है कैसे तैयारी करनी। अब मैं आपको बता देता हूँ तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा एसएसटी जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने बात कर ली थी। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी है, इंडिया ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, उसमें मैंने बात नहीं की है। वो ज्योग्राफी वाले सर बता देंगे, पॉलिटिकल वाले सर बता देंगे। मैं इतिहास का टीचर हूँ तो इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है ना, और आप सभी के पास सिलेबस पहुंच गए हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरा फर्ज बनता है, अब वेरी इंपॉर्टेंट काम तो अब मेरा शुरू होगा कि आपको पढ़ना कैसा है, किस बुक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं वेरी इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी 6 to 12, जिसमें आपकी सामाजिक अध्ययन और 11-12 के बाद इतिहास और 9-10 में राजस्थान अध्ययन, ये आप आराम से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन इसमें से आपको 80 से 85% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। आपको कोई भी गाइड में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी कुछ नहीं है। उन गाइड, इन बुकों से ही वो गाइडें बनी है दोस्तों। सबसे पहले एनसीईआरटी ने बुकें निकाली है, उसके बाद वो गाइडें मार्केट में आई है। ठीक है ना, और फिर भी आपका मन नहीं भरता इनसे अलावा, तो आप कोई भी एक गाइड लेके आ जाना, उसको आप घोट के पी जाना। आपको समझना है, रट्टे नहीं मारना है। ठीक है ना, एनसीईआरटी मेरा मानना है, ठीक है, आपको एनसीईआरटी यदि आपने कवर कर ली तो आपका एसएसटी में आपका सिलेक्शन 101%, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी बाजार में बहुत सारी गाइड आती है, बहुत सारे कोचिंग के नोट्स हैं बाजार में। ठीक है ना दोस्तों, यदि नोट्स से और बुक से यदि कोई आदमी किसी का सिलेक्शन होता है ना, तो जो फोटोकॉपी पे दुकान में जो नोट्स तैयार करता है ना, वो बेरोजगार नहीं होता, और जो बुक सेलर है ना, वो बुकें नहीं बेचता। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है, इस एनसीईआरटी आप लेके आ जाओ। ठीक है ना, ज्यादा बड़ी बुकें हैं नहीं, आराम से कवर कर सकते हो, ज्यादा नहीं, 5-7 बुकें होगी। आप उसमें से आप एक बार पढ़ लो, दूसरी बार आपको रिवाइज करके अंडरलाइन कर दो। नोट्स बनाने की हैसियत है, नोट्स बना लो, वरना आप अंडरलाइन कर दो। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम से जस्ट पहले आप 15-20 दिन पहले आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करके रखना। मार्च तक आपको जितना रिवाइज करना है कर लेना। मार्च के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं और आपको क्वेश्चन टेस्ट पेपर निकालना है। ये मैं एसएसटी की बात कर रहा हूँ। टेस्ट पेपर हमारे चैनल पर शुरू हो गए कल से। ठीक है ना, कल प्रॉब्लम आ रही थी कि सर मतलब वर्ड दिख ही नहीं दे, छोटी पीडीएफ है। ठीक है ना,
तो हमारा प्रयास रहेगा कि बड़ी पीडीएफ बना सके, एक पेज पर एक क्वेश्चन, ठीक है ना, ताकि आपको आराम से देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, तो यह मैंने बता दी बुकें, किस किस बुक्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। इन सारी बुक्स में आपको कहीं नहीं छोड़ने, इसमें आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इतिहास के क्वेश्चन मिल जाएंगे और पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, रही बात सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां, तो वो मैं आपको बहुत जल्द इस चैनल पर सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां मैं खुद करवा दूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ पढ़ना बस आपको है, मैं आपको एक दिशा प्रदान कर सकता हूं, आपको चलना आपको ही पड़ेगा। वक्त बहुत कम है, 3 महीने की बात है, भूल जाओ पास वाले घर में क्या हो रहा है, मोबाइल से थोड़े दूर हो जाओ, जब जरूरत हो तब मोबाइल के पास आओ, ताकि मोबाइल। और रही बात ऑफलाइन बैच खुल रहे हैं, भीड़ करने की कहीं जरूरत नहीं है, आप सभी के पास पहले से बैच ले रखे हैं, तो वहां जाके क्या करना आपको, मतलब घर पे आप से टिकट नहीं बैठ सकते हो तो लाइब्रेरी में चले जाओ, पर प्लीज किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मत जाना, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है, वैक्सीन आने के बाद इसके जो रिजल्ट आएंगे ना, उसके बाद आप चले जाना। ठीक है, यदि आपके 200 का बैच लगा और एक बंदा पॉजिटिव आ गया तो आपको 200 को बर्बाद कर देगा। ठीक है ना, आपके 5-7-10 दिन चले गए आराम से, वीकनेस और आ जाएगी। कोरोना के साइड इफेक्ट क्या है वो आप जानते हो नहीं, ठीक है ना। मान लीजिए इसके साइड इफेक्ट से आपकी जो याददाश्त है, वो मेमोरी आपकी कमजोर होगी, तो क्या करोगे आप। तो दोस्तों, ऑफलाइन बैच में तभी जाना जब लगता है कि अब कोरोना पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। आप कितने भी मास्क लगा लो, मास्क आपने लगा लिया और हाथ एक दूसरे के संक्रमित हो गए, हाथों से खाना खाया, चला गया वो अंदर, तो आपका काम तो हो जाएगा। तो आपके पास बैच है, ऑनलाइन खरीदे हुए बैच हैं, आपने खरीदे हैं, ठीक है ना, नेट आपके फोन में है, रिचार्ज आपके फोन में पड़े हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम तो कहीं है ही नहीं। ठीक है ना, तो आपको सीधे सीधे घर पे बैठ के आराम से, इतना फिरने इधर उधर जाने का टाइम भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हैं और 101% 25 अप्रैल 2021 को रिट के एग्जाम करवा दिए जाएंगे। क्योंकि हाईकोर्ट ने भी क्या दिया है कि जो भी रिट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाएं, किसी भी हाल में एग्जाम डेट बदली नहीं जाएगी। ठीक है, इन बुकों को आप पढ़ लेना सामाजिक अध्ययन में, फिर आप कहीं कोई भी एक छोटी बड़ी जो भी गाइड जिसकी भी मिले आप लेके आ जाना। ठीक है ना, मैं नाम किसी का नहीं बताऊंगा, नहीं, सारी गाइड अच्छी है, एक से बढ़कर एक है, किसी भी राइटर की लेके आ जाना, उनसे आप उनको पूरा मत पढ़ना, जो जो आपने चैप्टर की लेके वो टिक कर देना, जो आपने नहीं आए आपके सामने इन बुकों में से नहीं मिले वो चैप्टर उसमें से पढ़ लेना, और ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन पेपर निकालना। क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, एक तो एग्जाम में आपका समय बचेगा, ठीक है, और आपकी जो सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ेगी कि हाँ मैं कितना कर पाता हूँ, मुझे कितना याद है और मुझे कितनी तैयारी करने की जरूरत है, वो सारी बातें आप अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हो। और वही व्यक्ति सफल होता है जो अपना खुद का मूल्यांकन करता है। ठीक है ना, मूल्यांकन तो पता चल जाता है, हम एग्जाम में टेस्ट हमारा जो पेपर आता है, पेपर आने के बाद ओमार शीट में गोले बढ़ते हैं, पता चल जाता है हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो डरना नहीं है, हिम्मत और धैर्य के साथ अपनी मेहनत पे भरोसा करो। ठीक है ना, अपन यूं नहीं कहना होगा सर आज तो हकरो मर्द को नहीं, आज हकरो वार को निकालो तैयारी करा, अरे आप रेट तैयारी कर रहे हैं, आप पनिश नहीं जमा। एंड एक विशेष बात बता दो, यदि रिट में सिलेक्शन नहीं हो नहीं तो घना जना कवारा फिरोला, तो आप कभी सुख मुहूर्त नहीं आवेला। ठीक है, तो यदि रिट में लगे तो क्या पता रिट में लगी हुई लड़की से आपकी शादी हो जाए। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि ये आपको ध्यान रखना है, टेस्ट पेपर आप मार्च एंड में लेके आ जाना, आप 25 दिन 20 दिन आप टेस्ट 20-25 टेस्ट दोगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमें कितना आ रहा है और कितनी जरूरत है। ठीक है ना, ऑफलाइन बैचों में मत घुसना आप, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, ऑफलाइन बैच में मत घुसना, मेरी मानो तो। मैंने रीड का जो इतिहास का जो सिलेबस है मैंने बता दिया,
राजस्थान हिस्ट्री हमारे चैनल पर कंप्लीट हो गई है। बहुत जल्द राजस्थान आर्ट एंड कल्चर भी मैं समाप्त कर दूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया हिस्ट्री की। इंडिया हिस्ट्री में रीट संबंधित जो टॉपिक है उन पर ही बात करेंगे। बाकी जो हमारा जो सिलेबस बहुत सारे ऐसे तो हम यदि इंडिया हिस्ट्री पढ़े तो महीने 2 महीने तक चलेगी, लेकिन हमें विशेष फोकस रीट पे रखना है। पटवारी की एग्जाम डेट किसी भी समय घोषित हो सकती है। आप फिर ये नहीं कह सकते सर हमें टाइम नहीं दिया, टाइम दिया हुआ है। मान लीजिए आप पटवारी डेट घोषित हो सकती है 31 जनवरी को एग्जाम है, तो आप कहाँ जाओगे? आप अपनी तैयारी को हल्के मत लो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू बना रखो, ठीक है ना। आप क्योंकि आपके पीछे आपके घर वालों के सपने हैं, आपके घर वालों के बहुत बड़े सपने हैं, आपसे जो उम्मीदें रखते हैं बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, और वो आप उम्मीदें 25 अप्रैल को पूरी करोगे। इस बार यदि आप चूक गए तो फ्यूचर में कभी भी इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी। यदि वैकेंसी बड़ी आ जाएगी, इस बार तो 10-11 लाख बेरोजगार है, वापस वैकेंसी आएगी तो 15 लाख। हर साल 2 लाख अभ्यर्थी मिलते हैं। हमने हर साल 2 लाख अभ्यर्थी निकलते हैं बीएड के, तो 2 साल लेट हो गए तो 15 लाख अभ्यर्थी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और क्या पता सिलेबस में बदलाव हो जाए, नई सरकार आ जाए, ठीक है ना, कोई भरोसा नहीं है। इतना अच्छा सिलेबस है, वेटेज सिस्टम खत्म कर दिया है, बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य, सुनहरा अवसर है आपके सामने कि आप 90-10 के रेशियो में हो, ठीक है दोस्तों। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो 8:15 पर साइंस की क्लास होगी, उसी पर आप बने रहना और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।